हेलो, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास क्लास +2 का, जिसके अंदर हम चैप्टर फर्स्ट के मेन पॉइंट्स देखेंगे। लेसन का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर देखिए, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं हम। सबसे पहला देखते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। यह एक कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। इस सभ्यता की खोज 1921 में किसने की? R.B. दयाराम साहनी ने की। इसका शब्द कहाँ से पड़ा? इसका स्थान क्या था? काल कैसे निर्धारित हुआ या कौन सा काल निर्धारित किया गया, उसके बारे में देखते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया स्थल वो क्या था? वो हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसको इसलिए नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसके स्टार्टिंग के केंद्र थे वो कहाँ खोजे गए? सिंधु घाटी के क्षेत्र में ही खोजे गए। इसका पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्व वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, सामान्यतः एक जैसे, एक साथ, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में और एक ही कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। यानी किसी को भी सभ्यता का नाम देना है तो वो उसके अंदर, यानी भौगोलिक क्षेत्र, उसके अंदर जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं एक ही प्रकार की शैली की होती हैं, इसलिए उसको एक सभ्यता का नाम दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कब से कब? 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। आगे है निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, उसके बारे में बताया गया है। देखिए, जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से, क्योंकि उस समय की जो लिपि है, चित्र में लिपि है, रहस्यमय बनी हुई है, हम आज तक उस लिपि को नहीं पढ़ पाए, तो जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में क्या क्या था? गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, बाजरा, तिल एवं चावल थे। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों से पालतू जानवरों के अतिरिक्त सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है, जिनसे मांस प्राप्त किया जाता था। हड़प्पा निवासी मछली का उपयोग भी करते थे। ये हमें जो भी वहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर हमने इनका क्या निर्वाह के तरीके बताए हैं, किस प्रकार से निर्वाह करते होंगे। आगे है कृषि प्रौद्योगिकी। इसके अंदर क्या था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। इस काल में कृषि प्रौद्योगिकी प्रगति के पथ पर थी। चोलिस्तान, बनावली और कालीबंगन से क्या मिला है? खेतों की जुताई के प्रमाण। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? बैलों का। सोरतगुई से नहरों, पंजाब एवं सिंध से कुओं तथा धौलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य भी हमें देखने को मिले हैं। आगे हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति में मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर के रूप में हमें देखने को मिला है। कैसे मिला? क्यों? मोहनजोदड़ो दो भागों, दुर्ग एवं निचला शहर, दो भागों में विभाजित था। दुर्ग को काफ़ी ऊंचाई पर बनाया जाता था। दुर्ग की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था ताकि इसे निचले शहर से अलग किया जा सके। निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था। शहर के कई भवन ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए थे। आंगन का प्रयोग संभवतः खाना पकाने और कताई के लिए किया जाता था, जो कि घरों के अंदर आंगन था, उसके बारे में बात हो रही है। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। भूमि तल पर बनी हुई दीवारों में खिड़कियां नहीं है, इस कारण आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। आंगन को सीधा तौर पर नहीं देखा जा सकता था। कई आवासों में कुएं थे। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस शहर की सबसे अनूठी विशेषता इसका जल निकास प्रणाली थी। ये इस टाइप के ना फिलअप्स में आ जाते हैं, इसलिए मैं इसे मेन पॉइंट्स लेकर पढ़ा रही हूँ। कितने कुएं थे, जल निकास प्रणाली, खिड़कियाँ थी या नहीं थी, जो भवन थे कहाँ बने हुए थे। ये इस टाइप के क्वेश्चन फिलअप्स में एक नंबर में बहुत बार पूछे गए हैं, या फिर अगर एक ही क्वेश्चन पूछ लीजिए कि मोहनजोदड़ो के बारे में बताए तो ये सारे पॉइंट्स हमें उसमें लिखने पड़ते हैं। देख लीजिए आगे क्या है। हड़प्पा को एक नियोजित शहर के रूप में कैसे हम कह सकते हैं?
हड़प्पा शहर भी नियोजित था। यह नगर 2 भागों दुर्ग निचला शहर में विभाजित था। दुर्ग पश्चिमी भाग में स्थित था और एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित था। यह एक छोटे आयताकार क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके चारों ओर एक विशाल दीवार निर्मित की गई। दुर्ग में श्रमिकों के आवास थे। यहाँ अन्नागार भी थे। हड़प्पा का निचला भाग दक्षिणी क्षेत्र में स्थित था। आगे सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। हर चीज़ जो भी हमें वहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर ही इतिहासकारों ने हमें बताई हैं। कुछ भी लिखा हुआ हम अभी तक नहीं पढ़ पाए। अब सामाजिक भिन्नताएं क्या हैं? पुरातत्वविद सावधानों एवं पुरावस्तुओं के अध्ययन से इनके अध्ययन से सामाजिक भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मिले सावधानों में भिन्नता किसी सामाजिक आर्थिक भिन्नता की ओर संकेत करती है। पुरातत्वविद पुरावस्तुओं को 2 भागों उपयोगी एवं विलास की वस्तुओं में बांटते हैं। इनसे सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं पर प्रकाश डाला गया है। अब पढ़ते हैं हम शिल्प उत्पादन कैसा था, वहाँ क्या करते थे लोग या वहाँ जो भी चीज़ें मिली हैं उनसे क्या पता चला। हड़प्पा काल का शिल्प उत्पादन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस सभ्यता के लोगों ने मन के बनाने की कला में आश्चर्यजनक विकास किया। हड़प्पा काल में चहुंदड़ो, लोथल, धोलावीरा में मन के बनाने के सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र रहे। नागेश्वर, बालाकोट संघ से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ, पिचकारी की वस्तुएं सम्मिलित थी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पावासी नागेश्वर एवं बालाकोट से शंख, राजस्थान के खेतड़ी एवं ओमान से तांबा, सूरतगोई से लाजवर्द मणि, बड़ौद से कर्नलियन एवं दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से सेलखड़ी मंगवाते थे। मोहरें कैसी थी वहाँ पर? हड़प्पा काल की मोहरें सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। मोहरें विभिन्न आकार की होती थी। इन मोहरों का प्रयोग व्यापारी अपने सामान की सुरक्षा के लिए एवं पूर्वजों के चिन्ह के रूप में किया जाता था। आगे लिपि जो कि अभी तक नहीं पढ़ी गई, आज भी रहस्यमयी है, आज तक नहीं पढ़ा जा सका। इससे लिपि से प्राप्त वर्णों की संख्या कितनी 375 से 400 के मध्य रही है। सबसे बड़े अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? 26 चिन्ह है। यह लिपि सामान्यतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हर लाइन हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बाट क्या था? वेट कैसे मापते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने तौल की सुविधा के लिए अनेक प्रकार के बाट बनाए थे। इन बाटों को चर्ट नामक पत्थर से बनाया गया था। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषणों एवं मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। हड़प्पा काल में धातु के बने तराजू प्राप्त हुए थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज में अनेक पुरातत्वविदों ने उल्लेखनीय योगदान दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल रहे। हड़प्पा काल की कुछ वस्तुएं प्राप्त की किंतु वह इनका ठीक काल निर्धारण नहीं कर पाए। 1924 में सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जॉन मार्शल ने पुरस्थल के स्तर पर विन्यास की पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले के समान परिणाम वाले क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास किया। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी ये पुस्तक, बहुत बार कंपटीशन में पूछी जा चुकी है। 1944 में REM व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे हैं। हड़प्पा स्थल का व्यापक अन्वेषण उत्खनन किया गया। व्हीलर ने माई आर्कियोलॉजिक मिशन टू इंडिया एवं पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में विद्वानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक लिपि नहीं पढ़ पाए। कपड़े, चमड़े, लकड़ी तथा सकंडे की बनी वस्तुएं नष्ट हो चुकी हैं। पुरातत्वविदों को वर्गीकरण एवं व्याख्या संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ये थी इस लेसन के इम्पोर्टेंट से पॉइंट जो कि आपके पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको ज़रूर एक बार देख लेना, उसके बाद ही आपको लेसन समझ आएगा कि लेसन में है क्या। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे।